आप सभी को नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे आप लोग। आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं कि जैसे आप देखते हैं यूपीएससी है। यूपीएससी में पहले एक प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है। प्रीलिम्स में 4 विकल्प रहते हैं, एक विकल्प को चुनना होता है या फिर सही विकल्पों को चुनना होता है और आप ऑब्जेक्टिव में पास हो जाते हैं। दूसरा होता है फिर मुख्य परीक्षा, जिसमें आपको लिखना होता है आंसर। 2 पेज में, 3 पेज में अंक निर्धारित होते हैं, शब्दावली भी निर्धारित होती है कि इतने शब्दों में इतना आंसर लिखना है। तो प्री और मेंस। अब ऐसे ही कुछ कुछ पैटर्न अब मास्टर के जो एग्जाम है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के, स्कूल स्तर पर, इन सब के भी आरंभ होने लगे हैं। इसके पीछे क्या मूल कारण है कि ये मुख्य परीक्षा आरंभ हो रही है, वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि उनको यदि आप नहीं समझेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि जो एग्जाम है आपका, वो आपसे क्या योग्यताएं मांग रहा है। जैसे अब यूपी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, वहां पर रिटर्न ही होना है। यूपीएलटी जीआईसी हुआ, जीडीसी हुआ, इन सब में अब क्यों आ रहा है? अभी केबीएस का आ गया, तो ये सब रिटर्न क्यों हो रहा है और दिक्कत क्या आ रही है? मेरे पास कई विद्यार्थियों के मैसेज आए, कॉल्स आए, बात हुई मेरी कई लोगों से, जिसमें यही सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें संस्कृत लिखना नहीं आ रहा है सर। संस्कृत मैंने स्कूल में पढ़ा, संस्कृत नहीं सीख पाई है। अब देखिए, संस्कृत नहीं सीख पाई है, आज हमारे संस्कृत के विश्वविद्यालय आईकेएस की बात करें, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली, लेकिन संस्कृत सिखा नहीं पा रहे हैं। 8-8 10-10 साल बीए एमए करके छात्र बाहर निकल रहे हैं विश्वविद्यालयों से, 8-8 साल 10-10 साल पढ़ करके निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें संस्कृत बोलना नहीं आ रहा है, संस्कृत लिखना नहीं सीख पा रहे हैं। क्योंकि जब आप कॉलेज में प्रवेश करेंगे तो वहां जाते ही आपको संस्कृत का शास्त्रों का अध्ययन हिंदी माध्यम से कराया जाएगा। भाई, संस्कृत माध्यम से क्यों नहीं कराया? दूसरा, संस्कृत क्यों नहीं सिखाई आरंभ में? तो विश्वविद्यालयों की गलती है, आदि आदि। तो वो भी हम लोग देखेंगे क्या है। दूसरी मुख्य परीक्षा है, तो अब आप लोग क्या करें? चूंकि आप लोगों को संस्कृत नहीं आती है तो क्या करें और कैसे इन चीजों से आप लड़ेंगे या कैसे इन चीजों को पार करेंगे? चूंकि यहां पर अब गलती आप कहो सरकार की है, नहीं भाई, इसमें सरकार की गलती आप नहीं कह सकते, चूंकि वो आपका संस्कृत में यदि पूछ रही है तो भाई संस्कृत की वे क्यों पूछ रही है उसके बारे में बताते हैं। चलिए बात करना आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये क्यों हो रहा है संस्कृत में, इसके कारण क्या है, संस्कृत में क्यों ही अचानक ये होने लगा पहले तो, और मुख्य परीक्षा क्यों आ रही है? पहली बात, जब आप 4 विकल्पों वाली परीक्षा लेते हैं तो वहां आपकी भाषा का परीक्षण नहीं हो पाता है कि आप संस्कृत कैसे बोल पाते हैं, संस्कृत के श्लोकों का कैसे अर्थ लगा पाते हैं। वहां पर तो आप रट के चले जाते हैं। उसने पूछा कि हितम मनोहारी चतुर्लभम बचहा, किस ग्रंथ की सूक्ति है? आपने बता दिया कि रातार्जुनीयम की है, हो गया काम। पता चला? नहीं चला। कोई भी उसने बताया कि अभिज्ञान शाकुंतलम किस पर्व से ली गई है, आपने उसका उत्तर दे दिया। ऐसे कुछ भी आपसे पूछेगा आप बता देंगे। तो यहां पर सबसे पहला क्या है कि भाषात्मक आपका परीक्षण हो सके, यानी कि भाषात्मक परीक्षण नहीं हो पा रहा है, तो भाषात्मक परीक्षण हो सके, ये पहला आपका है कि भाषात्मक परीक्षण। ठीक है, भाषात्मक परीक्षण हो जाना चाहिए आपका। यह नहीं हो पा रहा है कि आपको भाषा आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि आप संस्कृत के प्रोफेसर बन रहे हैं, संस्कृत के मास्टर बन रहे हैं, और यदि आपको संस्कृत बोलना या संस्कृत लिखना नहीं आ रही है तो आप क्या संस्कृत सिखाओगे? इसलिए आपको संस्कृत लिखना बोलना आसानी से आए, ध्यान रखिएगा। तो एक भाषात्मक परीक्षण इसका सबसे बड़ा है। दूसरा, जब आप अध्ययन कर रहे हैं किसी भी विषय का, जैसे करार्थार्जुनीयम का आपने अध्ययन किया, व्याकरण का आपने अध्ययन किया, तो तो अब जब आप यहाँ पर एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर एग्जाम सीधा साधा है भाई। उन्होंने कहा ये सूक्ति कहाँ की है, यहाँ की है। तो यहाँ पर जैसे अब काव्य प्रकाश ही मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, काव्य प्रकाश में आप काव्य के लक्षणों की बात कर रहे हैं, है ना, और आप देख रहे हैं कि मम्मट का काव्य लक्षण आप पढ़े, तद अदोसो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृतो पुनः क्वापि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इन सबको पढ़ रहे हैं। अब ये तो आपसे यहाँ पर केवल ये पूछ लेगा कि ये किसका लक्षण है, आपने बता दिया कि ये मम्मट का है, ये विश्वनाथ का है। अब इसका आपको इसमें आलोचनात्मक पक्ष क्या है, कैसे मम्मट की आलोचना विश्वनाथ कर रहे हैं, ये सब आप लोग नहीं समझ रहे हो। जैसे ये हो गया। ऐसे ही देखो, रामायण है, रामायण का क्या सामाजिक महत्व है, महाभारत का क्या सामाजिक महत्व है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर व्यवस्था है उसका आज की राजनीतिक दृष्टि से क्या महत्व है, कृतार्जुनीयम जो है उसमें कैसे राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन है जो आज की राजनीति में उपयोगी है। इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर आप नहीं पढ़ रहे हो, यानी कि आपसे समालोचनात्मक अध्ययन की चर्चा कर चाह रहा है कि समालोचनात्मक
महत्वपरक अध्ययन करें आप। मतलब जब क्वेश्चंस की प्रकृति में देखता हूं तो महत्वपरक अर्थ आपको देखना पड़ेगा। यहाँ ये मैं एआई का टूल से ये जो बोर्ड है उसकी फैसिलिटी है कि आपकी राइटिंग यदि अच्छी नहीं है तो आप यहाँ एआई फीचर्स लगाइए और इस तरीके से आप लिखेंगे उसको वो उसमें बदल देगा। तो समालोचनात्मक महत्वपरक अध्ययन ये नहीं हो पा रहा है विद्यार्थियों में। तो भाषात्मक परीक्षण होगा आपके इस पेपर से मेंस करने से। दूसरा, आपका समालोचनात्मक महत्वपरक अध्ययन आप कर रहे हैं, जैसे आपको पक्ष पता है, विपक्ष पता है, उसका महत्व क्या है, कंसेप्ट पता है, यानी कि अवधारणात्मक समझ। एक मिनट, अब आपसे चाह रहा है वो अवधारणात्मक समझ। आप में अवधारणात्मक समझ है अथवा नहीं है, ये भी एक आपसे जानने का प्रयास कर रहा है कि आपके अंदर अवधारणात्मक क्या हो, समझ हो। जैसे कि आप उसके जो कंसेप्ट है, मूल कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को समझ पाए, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये आपका यहां पर हो गया अवधारणात्मक समझ। जैसे आप पढ़ रहे हैं कि काव्य प्रयोजन क्या है, ठीक है, काव्य प्रयोजन का जैसे 6 काव्य प्रयोजन है मंमट के, तो काव्यम यशसे है, तो काव्यम यशसे का मतलब क्या है, आदि आदि। कुल मिलाकर के जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं, जैसे ब्रह्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसका महत्व क्या है, ठीक है। गीता पढ़ रहे हैं, जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र का अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है, हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, उसकी दृष्टि से क्या महत्व है, ऐसे आप समझ पा रहे नहीं, तो ये होता है। बाकी और भी हो सकते हैं, लेकिन ये 2-3 चीज कारण बहुत महत्वपूर्ण है कि भाषात्मक परीक्षण करना चाहता है मुख्य परीक्षा के माध्यम से, समालोचनात्मक को महत्वपरक आप अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि वो पूछ रहा है कि आप इस चीज को बताइए इसका महत्व क्या है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा। अवधारणात्मक समझ कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें अच्छी ठीक से समझ है या नहीं, या केवल रट करके आगे हो गया, सुक्ति रट ली हो गया, ऐसा नहीं। आपसे पूछेगा अग्नि सूक्त का महत्व क्या है, या फिर किसी भी सूक्त का महत्व क्या है, तब आपसे ईशावास्य उपनिषद का महत्व क्या है सामाजिक दृष्टि से, या ईशावास्य उपनिषद का आधुनिक जीवन की यात्रा में कैसे महत्व है, इस तरीके से जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप कर पाएंगे। तो ये आपके मूल कारण है कि मुख्य परीक्षा क्यों कर रहे हैं, ये कारण होते हैं मुख्य परीक्षा करने के, ये यूपीएससी इसलिए करता है। अब देखो, अब एक बात आया कि दूसरी, अब इसमें क्या समस्या है कि ठीक है सर पूछा जा रहा है तो हम लोग को क्या करें। अब आपसे, तो आप लोग क्या करो, आप सबसे पहले पढ़ने में यही करो कि जब आपसे, जहां आपसे पूछा जा रहा है भाई, जहां आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई आप भाषात्मक परीक्षण करें, तो आप इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें आप यही है कि आप संस्कृत लिखना और बोलना सीखिए, ठीक है, लिखना प्लस बोलना सीखना पड़ेगा आपको। तो लिखना प्लस बोलना सीखिए, आप संस्कृत लिखना और बोलना सीखिए। संस्कृत भाषात्मक परीक्षण होगा तो संस्कृत लिखना बोलना सीख जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब समालोचनात्मक अध्ययन क्या कैसे करें और अवधारणात्मक समझ के कैसे करें। तो जब ग्रंथों को पढ़े तो किसी ऐसे शिक्षक से पढ़ें या फिर स्वयं ऐसा विश्लेषणात्मक तरीके से पढ़ें कि कोई चीज पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, उसको, उसका महत्व क्या है, ठीक है, उसके सभी पक्ष क्या है, कारण क्या हो। जैसे आप उसके सभी पक्षों को करेंगे, कोई चीज है तो क्या है, ठीक है, कोई चीज है तो क्या है, फिर उसमें आप देखें कि वही चीज है तो वो क्यों है, फिर उसका महत्व क्या है, फिर उसका आज उपयोगिता क्या है, ठीक तक उपयोगिता क्या है, उसके नकारात्मक नकारात्मक पक्ष क्या है, ये सभी चीजों को आप देखें। देखो अब ये ठीक से नहीं लिख पा रहा है, एआई का यही है, कोई बात नहीं। तो क्या है, क्यों है, कैसे है, इसको स्पष्ट चाहिए। जैसे कोई चीज क्या है, क्यों है, ठीक है, उसके कारण क्या है, उसका पक्ष क्या है, उसका विपक्ष क्या है, ये सभी चीजें आपको समझनी पड़ेगी पढ़ते समय कि क्या, क्यों, क्या, क्यों, कैसे, क्या लक्षण है, आदि आदि, ये सब है। एआई फेल है, देख रहे हो आप। चलिए, फिर भी ठीक है जो भी है, कम से कम कुछ कुछ तो लिखा। आगे चलते हैं। इतना समझ में आया आपको, तो ये हो गया। अब देखिए, तो आपको समझ में आया कि आपको क्या करना है कि अवधारणात्मक समझ के लिए आप पढ़ें ग्रंथ को। जैसे कि आपको मैं उदाहरण बताता हूं, जैसे आप श्लोक पढ़ रहे हैं कोई, तो श्लोक का आप सामान्य अर्थ समझे, फिर वो समझे कि ये कवि यदि 7वीं सदी का है, कि ये यदि 7वीं सदी का कोई कवि है तो ये ऐसा क्यों कह रहा है,
ठीक है, 7वीं सदी का कवि है, तो ऐसा क्यों कह रहा है? और उसके 7वीं सदी की जो समस्याएँ हैं, 7वीं सदी की राजनैतिक स्थिति क्या है वहाँ की? आर्थिक स्थिति क्या है वहाँ की? तो क्या उसका ग्रंथ भी वही राजनैतिक स्थिति को बता रहा है? क्योंकि जब आप साहित्य का अध्ययन करते हैं, तो साहित्य आपको पता हो तो कि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो वहां एक स्रोत के रूप में दो प्रकार के स्रोत होते हैं जानकारी के लिए इतिहास की। एक तो साहित्यिक स्रोत होते हैं और दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत के अलावा आपके पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत की जब आप चर्चा करते हैं और साहित्यिक स्रोत, तो जो आप साहित्यिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसमें कई प्रकार की ऐसी जानकारियां मिल रही हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो तात्कालिक समाज को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो क्या वो सब आप समझ पा रहे हैं? इस तरीके से आपको दूसरा कोई भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ महत्व हो रहा होगा। जैसे गीता में आप पढ़ रहे हैं तो स्थित प्रज्ञ पढ़ रहे हैं, ठीक है? आप गीता में पढ़ रहे हैं तो आप स्थित प्रज्ञ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्थित प्रज्ञ का आज क्या महत्व है? क्यों स्थित प्रज्ञ की जरूरत है? देखो ये भी सही नहीं लिख पा रहा है, एआई को हटा देता हूं मैं, सामान्य पेन ले लेता हूं। तो स्थित प्रज्ञ क्यों है? जैसे वहां पर आप पढ़ते हैं आत्म प्रबंधन, गीता में पढ़ रहे हैं तो आत्म प्रबंधन आज सबसे ज्यादा जरूरत है आत्म प्रबंधन की। तो आत्म प्रबंधन क्यों पढ़ रहे हैं? इस क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी आज उपयोगिता क्या है? इस दृष्टि से आप किसी भी चीज को पढ़ना शुरू करें। कोई श्लोक आप पढ़ रहे हैं तो उस श्लोक को पढ़े, श्लोक का अर्थ क्या है, उसमें क्या तात्कालिक सामान्य अर्थ निकल रहा है, क्या उसका व्यंजनापरक अर्थ निकल रहा है, क्या उसका कोई आज इंपोर्टेंस है, क्या उसकी कोई इंटरलिंकिंग है। तो इस दृष्टि से आपको अध्ययन करना पड़ेगा मुख्य परीक्षा के लिए। दूसरा, आपको निरंतर आंसर लिखने का प्रयास करना है, भाषा को लिखने का प्रयास करना है। कि जैसे अब आप क्वेश्चंस लीजिए कि गीत श्रीमद् भगवत गीतायाम अधुना किम महत्वम, आज क्या महत्व है श्रीमद् भगवत गीता का। अब आप इस पर लिखिए 3 पेज कि श्रीमद् भगवत गीता का आज क्या महत्व है। श्रीमद् भगवत गीता में सामाजिक स्थिति का क्या वर्णन है। यदि आपके श्रीमद् भगवत गीता लगी है तब ऐसा करिए। रामायण लगा है तो रामायण का सामाजिक महत्व क्या है, रामायण का सांस्कृतिक महत्व क्या है, रामायण का यदि राजनीतिक क्या सिद्धांत उसमें प्रतिपादित दिख रहे हैं। यानी कि रामायण किस समय लिखी गई? रामायण लिखी गई 6वीं सदी ईसा पूर्व में। एक मिनट अगली पेज निकाल लेता हूँ। रामायण लिखी गई, ठीक है, 6वीं सदी ईसा पूर्व में। अब 6वीं सदी ईसा पूर्व की स्थिति क्या है? तात्कालिक उस समय क्या चल रहा है? महाजनपद काल के पूर्व का काल है, उत्तर वैदिक काल का अंतिम काल है। इस समय की स्थिति क्या है? अब ये स्थिति को समझो और वहां देखो कि रामायण में उस स्थिति के बारे में क्या बताया जा रहा है। क्या वहां पर सामाजिक बातें बताई जा रही है, क्या वहां पर आर्थिक बातें स्थिति बताई जा रही है, क्या वहां पर सांस्कृतिक स्थिति बताई जा रही है। आप श्लोकों को खोजिए, 4-4 श्लोक याद रखिए, इस तरीके से आपका हो जाएगा काम। आपको ये अध्ययन की अप्रोच पकड़नी पड़ेगी कि कोई 7वीं सदी की यदि भारवी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो भारवी की किरारता अधिनियम में क्या राजनीतिक बातें आ रही हैं। आपको राजनीतिक उनका टू द पॉइंट ऐसे बना करके लिखिए कि भाई ये बात है, एक ये है कि संघवाद की बात आ रही है। जैसे मुझसे यूपीएससी करेंगे तो पॉइंट बाई छोटे छोटे पॉइंट करके लिख देंगे कि भाई राजनीतिक ये है, सामाजिक ये है, आर्थिक ये है, इस तरीके से। तो इस अप्रोच से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब रही कि संस्कृत सीखे कैसे, सबसे बड़ी समस्या आ रही यहाँ, ज्ञान तो काफी लोगों को है, ठीक है, सबको है, संस्कृत सीखे कैसे सर, संस्कृत सीखे कैसे? तो संस्कृत सीखने का सीधा साधा अर्थ है कि आप या तो किसी की कोचिंग से या टीचर की सहायता ले लीजिए संस्कृत सीखने के लिए, उसका अनुवाद आदि का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और मेरा भी कर सकते हैं, और आप नहीं भी करना चाहे तो भी कोई जरूरत नहीं है, आप स्वयं भी सीख सकते हैं साहित्य। वो संस्कृत बोलना कैसे सीखेंगे? आप सबसे पहले शब्द रूप याद कीजिए, शब्द रूपों का ज्ञान कीजिए, फिर उसमें धातु रूपों का याद कीजिए और धातु रूप रटिए। अब शब्द रूप और धातु रूप आप कहेंगे सर मुझे तो याद है, ऐसे नहीं, बहुत अच्छे से याद हो, बहुत अच्छे से। और यहाँ आप कहेंगे कि 5 लकारों से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, 10 लकारों से चलेगा काम।
10 लकारों की जरूरत नहीं है, 5 से भी काफी हद तक काम चल जाता है। लेकिन ठीक है, आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस ओर ही जाना पड़ेगा आपको। 6-7 लकार 8 लकार तो आपको कम से कम अच्छे से करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप अव्ययों का प्रयोग सीखिए कि अव्ययों का प्रयोग कैसे करेंगे हम। जो हमारे कृदंत प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय हैं, खासकर कृदंत का में जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का प्रयोग करना आप सीखिए। इस तरीके से आपको अव्यय का प्रयोग, कृदंत प्रत्ययों का, धातु रूप का, शब्द रूप का, इन सब का इनका सब पहले तो ये सब आय कारक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कारक आय, शब्द रूप सीख लो, धातु रूप सीख लो, अव्यय उपसर्ग सीख लो। इतना करने के बाद फिर आप प्रैक्टिस के लिए करिए और रोज आप कोई संस्कृत की किताब रख लीजिए, उसी को पढ़िए। मैं तो कहूंगा 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक है उसी को आप पढ़िए ठीक से 3-4 बार, तो काफी हद तक आपकी संस्कृत सुधर जाएगी, ठीक है। तो ये भी है कि एनसीईआरटी भी अच्छी बुक्स है संस्कृत को सुधारने के लिए। तो ये हो गया। तो संस्कृत को इस तरीके से सुधारना पड़ेगा आपको। स्वयं 4-5 महीने, 3-4 महीने मेहनत करेंगे तो सुधर जाएगी। अब आप कहेंगे सर एग्जाम है तो टाइम नहीं है मेरे पास। एग्जाम है, टाइम नहीं है, तो देखो भाई कुछ इसका उपाय है नहीं, क्योंकि आपके पास आप इस तो फिर एक सीधा साधा ये उपाय है कि आप संस्कृत वाला जिसमें मेंस हो रहा है उसको छोड़कर किसी अन्य एग्जाम पर लग जाइए। और दूसरा उपाय ये है कि अगली बार के लिए संस्कृत सीख लीजिए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब आपको कोई सरकार कुछ करेगी? कुछ नहीं करेगी। ये है। अब देखो, तो संस्कृत मैंने ये बता दिया, क्या करें आगे, क्या समस्या है, क्यों, अब आगे क्या है। सबसे बड़ी समस्या है संस्कृत विश्वविद्यालयों की। जहां से आप एमए कर रहे हैं, जहां से आप बीए कर रहे हैं, ये विश्वविद्यालय आपके सिखाने में संभव ही नहीं, सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि क्यों संस्कृत हम रखे हैं। क्यों, मतलब संस्कृत पढ़ने के बाद संस्कृत आपसे वहीं पर हिंदी में लिखवा रहे हैं। कुछ कुछ एग्जाम मेरे पास ऐसे भी आया कि हिंदी में भी लिखवाते हैं। तो भाई क्यों लिखवा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको संस्कृत सीखना सबसे पहली प्राथमिकता है। संस्कृत नहीं सीखेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये ध्यान रखिए, संस्कृत सीखना पड़ेगा। आपका कोई और भी प्रश्न इस बारे में हो सकता है तो मुझे वो भी बताइएगा, तो उसकी भी मैं चर्चा कर लूंगा। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसके, तो आप मेरे कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए यूट्यूब पर। जैसे मैंने काव्य प्रयोजन का क्वेश्चंस लाया, यहाँ पर काव्य लक्षण का प्रयोजन क्वेश्चंस लाया। अभी मैं ईसावास्य उपनिषद निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप देखिए उसको मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे महत्व बता रहा हूँ, कैसे उसके विविध पक्षों का अध्ययन करा रहा हूँ। उस दृष्टि से आप देखिए, कई लेक्चर अपलोड है मेरे यूट्यूब पर, आप देखिए और समझिए कि कैसे आपको पढ़ना है। तो उस तरीके से आप पढ़िए। ओके मित्रों, धन्यवाद। कुछ और पूछना हो तो पूछिएगा, लेक्चर को शेयर जरूर करिएगा।